नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब लोग मस्ती में है ना? बताइए, सब लोग मस्ती में है ना? चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। जहाँ से पिछली क्लास को हम लोग जो रोके थे उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है क्लास को आज आराम करेंगे। ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए आप लोगों से बस यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी कीजिए, दूसरों से भी करवाइए। कोशिश कीजिए कि इस चैनल का रीच जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े, ताकि क्लास को लेने में भी मज़ा आएगा और आप लोग को भी क्लास देखने में मज़ा आएगा। ठीक है। बस हमारे जो फाइटर्स लोग हैं, आप लोग बस अपना मोराल को डाउन कभी मत कीजिएगा। अभी जो दौर चल रहा है ना, कोई कुछ बोले तो उस बात को ज़्यादा दिल से नहीं लेना है, क्योंकि बेरोज़गार लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। तो किसी की बात को ज़्यादा दिल से नहीं लेना है। ठीक है। अगर माँ बाप कुछ कहे तो चलता है, दुनिया कुछ कहे तो उसकी बातों को उतना दिल से नहीं लेना है, क्योंकि सबको पता है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। सुन रहे हैं ना सब लोग? कल क्या हो कभी मत सोचना। अरे कल क्या होगा इस पे कभी सोचना ही नहीं है, कल जो होगा दिखा जाएगा। कल क्या हो कभी मत सोचना, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कौन जानता है कि वक्त ही कल अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए, तो ऐसे ही मोराल को जो है ना अप रखना है, मोराल को कभी डाउन ही नहीं होने देना है। ठीक है। तो मोराल को अप रख के हम लोग जो है आज क्या पढ़ते हैं, तो बिहार में आर्यों का आगमन। तो दोस्तों, बिहार में आर्यों का आगमन कैसे हुआ था, इसको थोड़ा सा आज हम लोग इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, उधेड़ बुन कर पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या फैक्ट है जो कि एग्जाम में हमसे पूछ सकता है। चलिए तो बिहार में आर्यों का आगमन करवाते हैं। कहाँ गया पेन भाई साहब? चलिए, तो बिहार, आप सबको पता है कि पूर्वी भारत की ओर जो भारत है, पूर्वी भारत की ओर आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में बढ़ना शुरू किया था। ठीक है। जैसे हम लोग जब प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री जब इस चैनल पे स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हम लोग जो है ऋग्वैदिक वहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि ऋग्वैदिक काल होता है, ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, सबको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस चैनल पे जब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ना, तो हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा प्लान करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, चैनल को थोड़ा स्ट्रांग होने दीजिए, फिर देखिए ना हिस्ट्री का क्लास हम लोग जो देंगे ना, पूरे यूट्यूब पे वैसा क्लास आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पूर्वी भारत की ओर आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में बढ़ना शुरू किया था। क्लियर है? चलिए, तो शतपथ ब्राह्मण के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी सुना होगा। शतपथ ब्राह्मण ने आर्यों के आगमन और विस्तार का उल्लेख किया है। जो शतपथ ब्राह्मण जो बुक है, जो साहित्य है, उसमें बोला गया था कि आर्यों का आगमन जो है ना, चलिए, आर्यों का आगमन जो है, आगमन कैसे हुआ था और कैसे उनका विस्तार हुआ था, सबके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। वहीं अगर वराह पुराण में देखिएगा तो वराह पुराण में कीकट एक पौधा है। ठीक है। कीकट को अशुभ माना गया है,
और गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कीकट क्या है। ठीक है, और गया को असुरों का भी क्षेत्र बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गया को ही असुरों का क्षेत्र बोला गया है, गयासुर के नाम पे असुरों का क्षेत्र। गया में ही गयासुर के कारण जो है असुरों का क्षेत्र भी बोला गया है। इस गया को जो है असुरों का क्षेत्र बोला गया है। गयासुर एक राक्षस हुआ था, उसी को। ठीक है, चलिए, तो यह है बिहार में आर्यों का आगमन। तो ठीक है, तो पूर्वी भारत की ओर आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में प्रवेश किया था, बढ़ना शुरू किया था। शतपथ ब्राह्मण जो पुस्तक है उसमें बताया गया था कि आर्यों का आगमन कैसे हो रहा है और उनका विस्तार कैसे वो बाकी क्षेत्र में जो फैल रहे हैं, जिसके बारे में शतपथ ब्राह्मण जो पुस्तक है उसमें बताया गया है। अब वहीं अगर वराह पुराण में देखिएगा तो वराह पुराण में कीकट को अशुभ बनाया गया है और गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बताया गया है। यह तो इससे उतना प्रश्न पूछता है नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, तो अब हो जाएगा महाजनपद। महाजनपद हम देख रहे हैं अब। महाजनपद मतलब पहले, सबसे पहले जन था। जन मतलब कुछ लोगों का समूह। एंशियंट में आप लोगों ने पढ़े हुएगा, नहीं तो इस चैनल पे जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह या जन हो गया। और इसी जन को कभी कभी कबीला भी, आप कबीला के रूप में भी समझ सकते हैं, कबीला के रूप में भी समझ सकते हैं। जन से क्या बना, तो बहुत सारे जन जो है, जन से जनपद बनेगा, इसी जन से जनपद बनेगा और फिर इसी जनपद से जो है महाजनपद बनेगा, महाजनपद बनेगा। ठीक है, तो जनपद में क्या होगा, बहुत सारे जन मिलकर जनपद बनाएंगे, जन मिलकर जनपद बनाएंगे, जन मिलकर जनपद बनाएंगे। वहीं बहुत सारे जनपद मिलकर महाजनपद बनाएंगे, जनपद। ठीक है, यही जनपद। बहुत सारे जनपद में जो है एक जनपद जो शक्तिशाली हो जाएगा, उसके अंडर में बाकी सारे जनपद आने लगेंगे, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, सर्वोच्च हो जाएगा, तो उसी को महाजनपद बोला जाता है। तो महाजनपद के बारे में जो है मित्रों, महाजनपद के बारे में बौद्ध और जैन साहित्य जो है, बौद्ध और जैन साहित्य में महाजनपद का उल्लेख मिलता है। उसमें बोला जाता है बौद्ध एंड जैन साहित्य में कि छठी शताब्दी मतलब 6th सेंचुरी, मतलब कितना, 501 से लेकर 599, यही टाइम पीरियड होगा छठी शताब्दी का। तो छठी शताब्दी में भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे। बौद्ध और जैन जो साहित्य है उसमें बोला जा रहा है कि छठी शताब्दी में भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे जिन पर मगध का आधिपत्य था। तो वही बोला जा रहा है ना कि ये सब जनपद ही हैं, लेकिन ये शक्तिशाली हो गया है, इसीलिए इसको महाजनपद बोला जा रहा है। मगध का आधिपत्य था, मगध काफ़ी स्ट्रांग हो गया था छठी शताब्दी में। वही देखिएगा कि 500 ईसा पूर्व की बात है में 16 राज्यों और गणराज्यों का उद्भव हुआ। इन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मगध का आधिपत्य था छठी शताब्दी में और 500 ईसा पूर्व में देखिएगा कि 16 राज्य और गणराज्यों का उदय हुआ। और ये जो स्ट्रॉन्ग जो 16 राज्य और गणराज्य थे, इन्हीं को महाजनपद बोला गया, जिसमें पहला क्या है, अंग हो गया। अंग महाजनपद कहाँ है, तो अंग महाजनपद बिहार के भागलपुर और मुंगेर, वर्तमान में जो भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वह कहीं ना कहीं अंग महाजनपद के अधीन था। और वहीं झारखंड में देखिएगा तो झारखंड में 2 जगह है, एक साहिबगंज और दूसरा गोड्डा। ये सब जो है कहीं ना कहीं अंग महाजनपद के अधीन थे। अंग महाजनपद में बिहार के में भागलपुर और मुंगेर, और वहीं झारखंड का साहिबगंज और गोड्डा जिला जो है
वह अंग महाजनपद के अधीन था। वहीं अगर मगध की बात करते हैं, वहीं अगर हम लोग मगध की बात करते हैं तो पटना और गया के प्रमंडलों वाला राज्य। पटना और जो गया प्रमंडल है, वर्तमान में जो पटना और जो गया जो प्रमंडल है, यह कहीं ना कहीं मगध प्रमंडल के ही अधीन था। तो अब देखिए, आप लोग सोचिएगा कि यह इम्पोर्टेंट कैसे हो जाएगा, तो आपसे पूछ लेगा कि अंग महाजन निम्नलिखित में से कौन से जो जिले हैं वह अंग महाजनपद के अधीन आते थे। तो आपसे एक भागलपुर रहेगा, मुंगेर रहेगा ऑप्शन में। तो अगर पढ़ के रखे रहिएगा तो भागलपुर मुंगेर पे टिक लगा दीजिएगा उस ऑप्शन को। ठीक है, मगध हो गया। मगध के बाद नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट हो गया हमारा वज्जी हो गया। तो 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ था। जो 8 जो कबीले थे, 8 कबीले मिलके जो है वज्जी संघ का निर्माण करते हैं, और बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था, और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली। बिहार में जो गंगा नदी है, गंगा नदी के नॉर्थ में यह वज्जी संघ उपस्थित था, यानी वैशाली वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में, यह कहीं ना कहीं वज्जी संघ का ही जो है अंग था, वज्जी संघ का ही अंग था। और वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली। और मगध की राजधानी तो आरंभिक राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी, जिसको गिरिवराज भी कहते थे, गिरिवर्ज भी कहीं आपको पढ़ने को मिल जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्या है, तो अब अगला है हमारा मल भी क्या था, तो मल भी वज्जी की तरह एक गणराज्य संघ ही था। यहाँ भी गणराज्य ही था, जिसमें आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी यूपी में जो देवरिया हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया और सिद्धांत नगर जो है, ये चारों जिले जो है कहीं ना कहीं मल महाजनपद के अधीन थे। और मल की 2 राजधानी थी, ध्यान में रखिएगा। जो मल महाजनपद जो था, तो मल महाजनपद की 2 राजधानी थी, एक कुशीनारा और दूसरा पावा। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। कुशीनारा और पावा जो है वो मल महाजनपद की राजधानी थी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, मल के बाद कौन सा है, तो मल के बाद नेक्स्ट हो गया हमारा काशी जो महाजनपद है वह वर्तमान में बनारस का जो इलाका है वह काशी महाजनपद के अधीन था। ठीक है, और काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो वाराणसी। क्लियर है यहाँ तक? और नेक्स्ट हो गया हमारा कोसल जो महाजनपद जो था, कोसल महाजनपद में वर्तमान में फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये तीनों जिले जो है वह कोसल महाजनपद के अंग थे। क्लियर है? कोसल महाजनपद के अंग थे। और कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती थी। क्लियर है? श्रावस्ती राजधानी थी। इसके बाद वत्स महाजनपद, वर्तमान में जो इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जो जिला है वह वत्स महाजनपद के अधीन था। क्लियर है? वत्स महाजनपद के अधीन था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वत्स महाजनपद की राजधानी हमारी जो है कौशाम्बी। ये कौशाम्बी जो है राजधानी हो गई थी वत्स की। उसके अलावा छेदी में आधुनिक जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वह छेदी महाजनपद के अधीन था। और छेदी की राजधानी सुक्तिमती थी। एक बार शायद यूपी पीसीएस में यह पूछ लिया था, तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी महाजनपद जो बताया गया है ना, सारे महाजनपद की जो राजधानी थी, सारे राजधानी को आप लोग याद कर लीजिएगा। राजधानी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वह कौन सा है, कुरु महाजनपद है। तो कुरु महाजनपद जो है यमुना नदी के पश्चिम में पड़ता था। और इसमें कौन कौन से इलाके थे, तो हरियाणा और दिल्ली कहीं ना कहीं कुरु महाजनपद के अधीन था। और कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ।
दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ है वही कुरु महाजनपद की राजधानी थी। उसके बाद अगला हो गया पांचाल महाजनपद। पांचाल जो था वह उत्तर प्रदेश से यमुना नदी के यानी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर यमुना नदी के पूर्व वाला जो एरिया था वह पांचाल महाजनपद के अधीन था। ठीक है, और पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा हो गया सुरसेन महाजनपद। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख के नज़रों से अगर गुजरा रहेगा तो एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो गलत नहीं कीजिएगा। तो सुरसेन मतलब ब्रजमंडल को कवर करता है सुरसेन। इसका बस राजधानी याद रखिए कि सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी थी मथुरा। क्लियर है? उसके बाद मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद जो है राजस्थान का जो अलवर, भरतपुर और जयपुर वाला जो एरिया है, और अलवर, भरतपुर और जयपुर वाला जो इलाका है वो कहीं ना कहीं मत्स्य महाजनपद को कवर करता था। फिर अवंती याद रखिएगा, अवंती पूछ लेगा, अवंती इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवंती में कौन? तो आधुनिक मालवा, उज्जैनी और मालवा, उज्जैनी। और ठीक है, ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं अवंती महाजनपद के अधीन था। और महिष्मती जो है, महिष्मती अवंती की राजधानी थी। देखिए इस आपको जो है वही कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा पीएचडी इस पे हम लोग नहीं करेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में हमसे पूछेगा, क्योंकि वैसे भी पढ़ना बहुत है। फिर अस्माका के बारे में उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए कि नर्मदा गोदावरी नदियों के बीच में पड़ता है। तो हो सके कभी अगर ट्रिकी प्रश्न बनाएगा तो यह पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है वो 2 नदियों के बीच में पड़ता है। तो ध्यान रहेगा तो आप लोग कर लीजिएगा। और इसकी राजधानी अस्मका की कहाँ थी? तो पोतना। अस्मका की राजधानी कहाँ थी? तो पोतना थी। फिर गांधार हो गया। गांधार के अंतर्गत पाकिस्तान का जो पश्चिमी इलाका है और पूर्वी अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र कहीं ना कहीं गांधार के अधीन था। और गांधार की राजधानी तक्षशिला और पुष्कलवती थी। 2 राजधानियाँ थी गांधार की, तक्षशिला और पुष्कलवती। फिर कम्बोज के बारे में, कम्बोज जो है आधुनिक पाकिस्तान के हजारा जो ज़िला है वह कम्बोज महाजनपद के अधीन था। ठीक है, तो ये सारे जितने महाजनपद थे सभी महाजनपद के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ लिया। ठीक है, तो इस क्लास में आपको वही चीज़ें पढ़ाई गई है जो एग्ज़ाम में पूछेगा। एग्ज़ाम में जो पूछेगा वही आपको मिलेगा। एग्ज़ाम में पूछेगा वही आपको मिलेगा। ठीक है, वही आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बस करना क्या है कि आप लोगों को जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन वाला जो बेल बटन है उसको दबा के रखना है, ताकि जब भी क्लास आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप बस करवाइए क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, आपका काम है शेयर, सब्सक्राइब। देखिए इसमें तो कुछ जाता नहीं है ना आप लोगों का। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बस फीस के तौर पे शेयर एंड सब्सक्राइब, यही आपका फ़ी है, कोई चार्ज नहीं है। पूरी तैयारी हम लोग जो है ना, फुल प्रिपरेशन यहाँ पे होगा, पूरी तैयारी हम लोग करेंगे यहाँ पे, पूरी तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुँचाना है, सबको बताना है कि हाँ यूट्यूब पे भी एक ऐसा कल्चर अब तैयार हो रहा है जहाँ पे पूरा कोर्स जो है ना, पूरा कोर्स आपको यहाँ करवाएंगे और इसी चैनल पे करवाएंगे। बस सब शर्त यही है कि आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर देखिए आप लोग अगर 100% देते हैं तो टीचर आपका 500% देने को तैयार है। एक बार आप विश्वास कीजिए, बहुत सारे टीचर पे विश्वास किए हैं, एक बार इस चैनल पे भी विश्वास कीजिए, फिर देखिए हम लोग कैसे
धमाल मचाते हैं। क्लियर है? फिर अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जो है करंट अफेयर्स का आज रात 8 बजे तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, 8 बजे तक आप लोगों को जो है करंट अफेयर्स का भी क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तब तक सब लोग ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने फोकस पे टारगेट बना के रखिए। जय हिंद, जय भारत।